गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियर की असाइनमेंट फर्स्ट। ये असाइनमेंट लेक्चर 1 to 6 के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए अगर आप लेक्चर 1 to 6 पहले देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे तो मैं साथ के में कंसेप्ट और फार्मूलाज बताऊंगी, बट अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर अ हैवी न्यूक्लियस विद स्पिन 1/2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो हमें चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से बताना हमने क्या। तो हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होती है, म्यू ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय हमने क्या निकालना है, टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने निकालना है। तो अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट होती है, पीछे हम कर आए हैं, वो प्रोपोर्शनल होती है 1 मास ऑफ प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें क्वेश्चन में यही पूछा है इनकी रेशियो निकालनी है, तो म्यू ऑफ न्यूक्लियस बाय म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है एज दैट ऑफ न्यूमरेटर, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि 0 बिकॉज द न्यूक्लियस हैज़ नो मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है कि 0 होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि न्यूक्लियस हैज़ नो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होती है। सेकंड उन्होंने कहा है कि इन्फिनिटी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ नो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन की भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। सी क्या कहा है, ग्रेटर देन 1 बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन अमंग द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। नहीं, ये हमने सॉल्व कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, लेस देन 1 बिकॉज द न्यूक्लियस हैज़ अ मास मच लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिया, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन ये है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर भी एक लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स इज़ शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। उस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो उस प्रॉपर्टी में हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। तो देखते हैं, इट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन में शॉर्ट रेंज है, बट उन्होंने शॉर्ट रेंज एंड बोला है चार्ज डिपेंडेंट। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज तो होते हैं बट चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं करते। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी गलत होगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या का है, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज देखकर ही हमारे पास गलत होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। और यहाँ पर तो ये भी उन्होंने कह दिया चार्ज डिपेंडेंट, ये भी गलत है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। ये ऑप्शन करेक्ट है, शॉर्ट रेंज भी होते हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अब हमें फोर्थ ऑप्शन देखने की नीड नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने क्या कहा है, लॉन्ग रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन गलत होगी, लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं, वो क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। तो आपने डिटेल में अगर और भी प्रॉपर्टीज़ देखनी है न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो आप न्यूक्लियर फोर्सेस वाला लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे पास, पहले ये देखा गया था, पहले ये अज्यूम किया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, बट बाद में ये अजम्पशन रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आए थे जिनके कारण ये अजम्पशन रॉन्ग हो गई थी। और फिर बाद में जब देखा तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहे थे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास ए ऑप्शन गलत होगी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर होते ही नहीं है न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। सी क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, तो हमारी ऑप्शन सी सही है। डी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत होगी। ये सारी ऑप्शंस क्या है, गलत। सी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज़ अप्रोक्सीमेटली द सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास प्रोटॉन्स का मास ऑलमोस्ट सेम होता है एज दैट ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास हमारे पास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन्स का मास है हमारे पास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन्स का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हम देख सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, बस न्यूट्रॉन्स थोड़े से हैवी हैं एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। इसका मास अल्फ़ा पार्टिकल के इक्वल नहीं होता, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हमारे पास 4He2। ठीक है, इसमें तो 2 प्रोटॉन्स आ गए, ये एक प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन्स आ गए और साथ में 2 न्यूट्रॉन्स भी आ गए। ठीक है, बीटा के भी नहीं इक्वल होता। बीटा क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब बीटा पार्टिकल डिके में आता है हमारे पास, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास 2 तरह के बीटा डिके होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। ये हमारे पास हम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में हम। ये बीटा प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है -1 0। तो हमारे पास प्रोटॉन का मास आ गया सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियाई 13C76 एंड 14 न्यूट्रॉन 77 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं, चलो देखते हैं हम इनमें क्या, पहले हम देखते हैं कि 13, ये हमारे पास है 13 7 6 7, ये क्या है 14 न्यूट्रॉन 7 7। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड। ये क्या हमारे पास ए। तो यहाँ पर जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आ गए, 6 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। नेक्स्ट क्या है ए। ए होता है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास कितने आ गए हैं, 13। यहाँ से हम देखें तो फिर ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 है, तो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 7। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 7। अगर हम सिमिलरली ऐसे ही निकाल लें सेकेंड में, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जेड है, ये क्या है ए। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ए माइनस जेड। तो ए हमारे पास 14 है और जेड हमारे पास 7 है। तो 14 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 7। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास न्यूक्लियाई दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 आए हैं, सेकंड वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आए हैं, 7। इट मीन्स कि हमारी ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। वैसे तो जब ए करेक्ट आ गई, आगे हम वहीं पर छोड़ देते, बट आगे कंसेप्ट समझने के लिए हम आगे भी देखते हैं कि सेकंड क्या है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिनका हमारे पास जेड सेम होता है। तो यहाँ पर जेड क्या है हमारे पास 6 है फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का क्या है 7। तो इट मीन्स कि जेड सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये आइसोटॉप्स नहीं है। सी क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनका ए सेम होता है। तो यहाँ पर ए क्या है 13, यहाँ पर ए क्या है 14। तो इट मीन्स कि हमारे पास आइसोबार्स भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जेड सेम,
इसका मतलब क्या है ए सेम, और इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना, ठीक है। और मिरर न्यूक्लियाई क्या है? मिरर न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या आए हैं 6, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आए हैं 7। तो ये सेम नहीं है। देखो फर्स्ट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेकेंड की लिख लो या 14 7 एंड 7 लिख लो। फर्स्ट का मतलब क्या है 13 कार्बन 6। तो ये कंडीशन होती है मिरर न्यूक्लियाई कि एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। तो हम इट मीन्स कि हमारे पास जो ये मिरर न्यूक्लियाई नहीं है। तो देखो एक क्वेश्चन में आपको चारों का मैंने मतलब बता दिया कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। मिरर न्यूक्लियाई ये होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेकंड, एंड क्या होती है कंडीशन कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट कितने आए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए हैं 7। इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सेकंड। वो चलो सेम आ भी गए हैं ये, बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो हमारे पास आ भी गए हैं सेम कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फर्स्ट के हमारे पास 7 है और जो सेकंड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी क्या है 7। वो सेम आ गए हैं, बट कंडीशंस दोनों फुलफिल होनी चाहिए। जब दोनों फुलफिल होंगी तभी हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये है। तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एन आइसोटोप विद द हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फर्स्ट क्या है विल डिके इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो आइसोटोप, अगर किसी आइसोटोप की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है वो ईजिली डिके नहीं करेगा, जल्दी डिके नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, सॉरी इनकरेक्ट होगी। सेकंड ऑप्शन भी क्या होगी इनकरेक्ट, क्योंकि उन्होंने अनस्टेबल बोल दिया। बट हमने क्या किया है कि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पर न्यूक्लियन तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे ऑप्शन डी करेक्ट होगी, सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगी। हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है 7 कि द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻²4, 10⁻17, 10⁻12 एंड 10⁻7। अगर आपने डेंसिटी वाला लेक्चर देखा तो उसमें पता होगा हमने पूरा डेंसिटी निकाला है, ये फॉर्मूला लगाया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमने पूरा सॉल्व किया था, हमने न्यूक्लियस की वॉल्यूम का पुट किया, मास को पुट किया। तो जब हमने सॉल्व किया था तो वो हमारे पास डेंसिटी क्या आ गई थी, कांस्टेंट आ गई थी। तो इट मीन्स कि वो सारे न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी सेम होती है, वो ए पर डिपेंड नहीं कर रही थी जब हमने सॉल्व किया था। तो और वो उसका ऑर्डर आया था 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला मेथड यूज़ किया था साइज़ ऑफ न्यूक्लियस बताने के लिए। तो वहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ आया था 10⁻⁻15 मीटर। तो ये थे हमारे पास 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू युकावा द न्यूक्लियर फोर्स अराइजेज थ्रू द एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियंस। ये हमने न्यूक्लियर फोर्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो फोटोन्स की एक्सचेंज से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण होते हैं। ऐसे ही जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो मीजोन्स के एक्सचेंज के कारण होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगी डी ऑप्शन मीजोन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल। तो अब न्यूक्लियर रेडियस का हमने फॉर्मूला किया था R = R0 A⁻⁴। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडियस है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴।
तो इसका करेक्ट हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, a⁻2/3, इट मीन्स नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, a⁻1/3। ठीक है, तो आगे वाली ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पर ही आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं, न्यूट्रॉन की हमने सॉल्व किया था, हमारे पास न्यूट्रॉन की नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट होती थी। तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट आती है चार्ज पार्टिकल्स के कारण, बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें लॉजिकली तो फिर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होनी चाहिए, बट न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हम न्यूट्रॉन आगे बने होते हैं फर्दर क्वार्क्स के, और क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। तो क्या होगा, न्यूट्रॉन हैज़ नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट। तो आगे सी वाली ऑप्शन क्या है, नो मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी गलत होगी। समटाइम्स पॉजिटिव एंड नो, हमेशा नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट होती है न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट हमारे पास बी है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। 1 AMU हमने ये एनर्जी मास यूनिट एंड एटॉमिक मास यूनिट किया था लेक्चर, आई थिंक लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में डिस्कस किया था हमने। तो वहाँ पर हमने सॉल्व किया था कि 1 AMU मास के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी होती है। 1 AMU क्या होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास होता है एटॉमिक मास, ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 AMU। तो हमने E = mc² वाला फॉर्मूला 1 AMU होता है हमारे पास, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो हमने E = mc² वाला फॉर्मूला लगाया था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसमें मास की ये वाली वैल्यू पुट कर दी थी, और हमने C की भी वैल्यू पुट कर दी थी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। फिर आगे हमने कन्वर्जन यूज़ की थी ये वाली कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमने यूज़ कर हमारे पास हमने एनर्जी निकाल ली थी। तो हमारे पास E आ गया था, E = 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये M का मतलब होता है मिलियन, मीन्स कि 10⁻6, यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आ गया था E = 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी है बोहर, सी है चैडविक, डी है आइंस्टाइन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 14th, इन 238 यूरेनियम 92 न्यूक्लियस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया, उसमें बताया कि हमारे पास यूरेनियम, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, U238 92, इसमें हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास, जेड क्या है हमारे यहाँ पर, ये क्या है जेड, ये क्या है ए। तो जेड हमारे पास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है। तो वो कितने आ गए हमारे पास 92। तो हमारे पास बट उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जो जेड है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारा एटम न्यूट्रल है तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो वो भी क्या होंगे 92। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी 92। तो आगे देखने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिनमें कुछ लॉजिक यूज़ होना होता है। तो यहाँ पर तो सीधा डायरेक्टली हमारे पास आ गया कि 92 इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है क्वाड्रापोल मोमेंट ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है क्वाड्रापोल मोमेंट के बारे में। क्वाड्रापोल मोमेंट के बारे भी हमने डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया जो इससे पहले वाला लेक्चर था, कि क्वाड्रापोल मोमेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो न्यूक्लियस की प्रोलेट शेप होती है,
अगर क्वाड्रापोल मोमेंट नेगेटिव होती है तो उसकी ऑब्लेट शेप होती है। अगर क्वाड्रापोल मोमेंट जीरो होती है तो हमारे पास न्यूक्लियस की क्या होती है, स्फेरिकल शेप। क्वाड्रापोल मोमेंट होती क्या है, ये न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएशन मेजर करती है। तो अगर ये जीरो होगी तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप से कोई डेविएशन नहीं हुई, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्फेरिकल शेप। तो उन्होंने क्या कहा है कि क्वाड्रापोल मोमेंट ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज, तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, जीरो। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स कुछ ना कुछ स्फेरिकल न्यूक्लियस से डेविएशन हुई होगी, नेगेटिव होगी तब भी डेविएशन हुई होगी, तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सारा। तो ये थे हमारे पास असाइनमेंट फर्स्ट ऑफ द न्यूक्लियस। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस और लेक्चर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस कर फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।